अगर अमेरिका और रूस इस युद्ध में कूदेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस वक्त दुनिया अलग अलग खेमों में बटी हुई है और अलग अलग मोर्चों पर युद्ध भी लड़े जा रहे हैं। इस वक्त ईरान और इजराइल दो कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा सकता है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है और रूस ईरान के साथ। ये चारों ताकत ऐसी हैं कि इनकी टक्कर वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। अमेरिका ने इजराइल को गोले बारूद की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज की है। बंकर बस्टर से लेकर हर तरह का बम इजराइल को सप्लाई किया गया है। लेकिन 1 अक्टूबर की रात को ईरान के मिसाइल अटैक ने साबित कर दिया कि इजराइल चाहे जिसकी मदद ले, जिससे हथियार ले, कोई भी उसकी ढाल बने। ईरान नसरल्ला से लेकर हानिया सबका बदला अकेले अपने दम पर ले सकता है। अब सब कुछ नेतन्याहू के वॉर रूम पर निर्भर करता है। वो क्या फैसले लेंगे? क्या इजराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है? क्योंकि इजराइल के सामने चुनौती सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि 4 मैदान है जहां युद्ध एक्टिव मोड में चल रहा है। पहला फ्रंट गजा है, जहां इजराइल हमास से लड़ रहा है। दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। तीसरा फ्रंट यमन है, जहां इजराइल हूती के अड्डों पर बमबारी कर चुका है। अब चौथा फ्रंट इराक बन सकता है, क्योंकि इराक में ईरान के समर्थन वाला मिलिशिया गुट हशद अल शाबी भी एक्टिव हो गया है। जब ईरान की मिसाइल इजराइल पर गिर रही थी, तभी यमन में भी हूती अपनी कुद्स 5 मिसाइल इजराइल पर फायर कर रहे थे। इन्नल क़ुव्वात अल-मुसल्लहत अल-यमनिया तुबारिकु अमलियत अल-वअद अस-सादिक़ अल-ईरानिय्यत अथ-थानिया ज़िद्द अल-अदुव्व अल-इस्राईली व तुअक्किद इस्तिअदादहा लिल-मुशारकत फ़ी अय्य अमलियात अस्करिय्यत मुश्तरका ज़िद्द अल-अदुव्व अल-इस्राईली इंतिसारन लिश-शअबैन अल-फ़लस्तीनी वल-लुबनानी व रद्दन अला अय्य उद्वान इस्राईली यतालु जबहात अल-इस्नाद। मोर्चे बढ़ने से इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की कामयाबी पर सवाल उठने लगे हैं। 1 अक्टूबर की रात ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका को भी खतरा है कि इजराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गजा के अलावा इजराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। I think it's certainly not very realistic because that was the claim in 2006 with the other war on Hezbollah in the south of Lebanon, and it took almost a month to get ceasefire and end of the aggression on both sides. So I think it's going to take a long time, particularly that ground invasion will involve element of Hezbollah who are very well trained in guerrilla warfare. 2006 में हिजबुल्ला इतना मजबूत नहीं था, लेकिन उसने अपने दम पर इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया था। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा बैकअप चाहता है। नेतन्याहू लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं। इसे आप नेतन्याहू का ऑपरेशन ऑल आउट भी कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही ईरान ने कर दी इजराइल पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक। सवाल ये भी है कि क्या इजराइल हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध को इतनी आसानी से जीत सकता है, जबकि इससे पहले वो 2 बार फेल हो चुका है। Israel is triumphant with the success of its assassination of Nasrallah and the entirety of the senior leadership of Hezbollah. So I think that has given it impetus to carry on with what it thinks could be the elimination of Hezbollah, which is almost impossible. ईरान के मिसाइल अटैक के बाद अब इजराइल की मदद के लिए अमेरिका काफी दबाव में है। वो इजराइल के आसपास अड्डों पर फौज और फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा रहा है। इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। इराक से लेकर सऊदी अरब और कतर से लेकर कुवैत तक अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं, जहां पर उसके सैकड़ों फाइटर जेट भी तैनात हैं। लेकिन हिजबुल्ला और इजराइल की लड़ाई बॉर्डर पर हो रही है, और वहां इजराइल को कामयाबी के लिए कुछ नया सोचना होगा, क्योंकि अब हमला चारों तरफ से हो रहा है और इजराइल के पास अमेरिका की गारंटी ही सबसे बड़ी ताकत बची है।